बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सालार गज़नी पार्ट 15। नया सुल्तान मोहम्मद, जो सुल्तान मसूद गजनवी का छोटा भाई था, बराए नाम ही सुल्तान था। वो चूंकि नाबीना था, इसलिए सल्तनत का सारा कारोबार उसके बेटे अहमद के हाथ में था। कोई काम करने के लिए सारे अहकामात अहमद ही की तरफ से जारी होते थे। चुनाचे नए सुल्तान मोहम्मद के बेटे अहमद को खबर हुई कि अमीर मौदूद ने अपने लश्कर के साथ गजनी से कूच किया है, तो उसने अपने खेमे में सारे छोटे बड़े सालारों का इजलास तलब कर लिया था। चुनाचे जब सारे सालार उसके खेमे में पहुंच गए, उसने गहरी निगाहों से जायजा लिया। उसके बाद सबको मुखातिब करके कहने लगा, मैं आप लोगों पर यह इंकशाफ करूं कि थोड़ी देर पहले कुछ मुखबिर आए हैं। उन्होंने ये खबर दी है कि मौदूद हमसे टकराने के लिए गजनी से कूच कर चुका है। इस मौके पर मैं तुम लोगों पर यह भी इंकशाफ कर दूं कि अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक न जाने किन रास्तों से होते हुए मौदूद के पास बल्ख पहुंचने में कामयाब हो गए थे। अब वो मौदूद के साथ ही गजनी पहुंचे हैं। उसके साथ ही गजनी से उन्होंने कूच किया है। लिहाजा अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की मौजूदगी को हमें संजीदगी से लेना होगा। मैं इस बात को तस्लीम किए बगैर नहीं रहूंगा कि वो दो ऐसे सालार हैं जो अपनी नाकामी को अपनी कामयाबी और अपनी पसपाई और अपनी शिकस्त को फतहमंदी में तब्दील करने का हुनर जानते हैं। लिहाजा जंग के दौरान उन पर ख़ास निगाह रखनी होगी। अगर हम उनको पसपा करने में कामयाब हो गए तो याद रखना, फतह और कामयाबी और कामरानी हमारे ही कदम चूमेगी। यहाँ तक कहने के बाद अहमद रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, मौदूद से निपटने के लिए मैंने एक मनसूबाबंदी की है, वो तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। तुम ये अंदाज़ा लगाओ कि वो वाकई बेहतर है तो उस पर अमल किया जाएगा, वरना उसमें सबकी राय सामने रखते हुए तब्दीली की जाएगी। देखो, इस वक्त हमने अपने लश्कर के साथ जहां पड़ाव कर रखा है, ये बेहतरीन जगह है, जबकि मार्का आराई के लिहाज से सूदमंद है। हमारी पुश्त पर कोहिस्तानी सिलसिला है, हमारे दाएं जानिब बुलंद पहाड़ है। लिहाजा इन दोनों समतों से कोई हमें धोखा देकर हमलावर नहीं हो सकता। अब हमारे सामने एक ही समत रह जाएगी और वो सामने वाली समत है। बाएं जानिब वो शाहरा गुजर रही है जो गजनी से लाहौर की तरफ जाती है। ये शाहरा वैसे ही हमारी निगाह में रहेगी। अब मौदूद को अपने लश्कर के साथ हमारे सामने आके पड़ाव करना होगा। जब ऐसा होगा तो हम दो तरह के फ़ायदे उठाएंगे। पहला फ़ायदा हासिल करने के लिए हम ये कदम उठाएंगे, अपने लश्कर का एक हिस्सा दाएं जानिब के कोहिस्तानी सिलसिले की पुश्त की तरफ भेज देंगे। यह कार्रवाई हम उस वक्त करेंगे जिस वक्त हमारे मुखबिर हमें ये इत्तला देंगे कि 2 दिन बाद मौदूद अपने लश्कर के साथ हमारे सामने पहुंच जाएगा। चुनाचे वो लश्कर किसी बड़े सालार की कमानदारी में नहीं रहेगा, बल्कि छोटा सालार कमानदारी करेगा और उस लश्कर के लिए कोहिस्तानी सिलसिले के दूसरी जानिब खाने पीने की वाफर अशिया के अलावा फालतू कमाने और तीर भी काफ़ी तादाद में उन्हें मुहैया कर दिए जाएंगे। चुनाचे मौदूद जब अपने लश्कर के साथ हमारे सामने आके पड़ाव करेगा तो जिस लश्कर को हमने दाएं जानिब घात में बिठा रखा होगा, वो कोहिस्तानी सिलसिले के पीछे पीछे रहते हुए मौदूद के लश्कर की पुश्त की जानिब चला जाएगा। मैंने पहले जिक्र किया है कि जब मौदूद अपने लश्कर के साथ यहाँ पहुँचेगा तो हम 2 तरह के फ़ायदे उठाएंगे। पहला ये कि जो ही मौदूद यहाँ आएगा हम उसके खिलाफ जंग की इब्तदा कर देंगे, उसके लश्करियों की थकावट से पूरा फ़ायदा उठाएंगे और अपनी कामयाबी और कामरानी को मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे। अगर मौदूद अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की हुनरमंदी की वजह से हमें पसपा भी होना पड़ता है तो दूसरा फ़ायदा हमें यह पहुंचेगा कि पुश्त की जानिब से हमारा घात में बैठा लश्कर हरकत में आएगा और मौदूद के लश्कर की पुश्त की जानिब से हमलावर होगा। जब वो ऐसा करेगा तो सामने की तरफ से हम अपने हमलों में तेज़ी और शिद्दत पैदा कर देंगे। इस तरह भी फतह और कामयाबी हमारे ही कदम चूमेगी। अब आप लोग ये पूछेंगे कि जिस लश्कर को हम घात में बिठाएंगे उस पर किसी बड़े सालार को क्यों नहीं रखेंगे, तो इसके लिए एहतियाती तदबीर ये इख्तियार कर रहा हूँ कि जहाँ हमारे मुखबिर काम कर रहे होंगे और मौदूद के लश्कर की नकलो हरकत की कार्रवाइयों से हमें आगाह करते रहेंगे, वहाँ मौदूद के मुखबिर भी मुतहर्रिक होंगे। जब वो देखेंगे हमारे बड़े सालारों में से अली खिशावन, सुलेमान बिन यूसुफ, रामदेव नाथ और तोलक सब लश्कर में मौजूद हैं, तो उन्हें कोई शक व शुबा नहीं होगा कि हमने अपने लश्कर का एक हिस्सा अलहदा करके घात में बिठाया है जो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस तरह मुझे उम्मीद है कि इस मनसूबाबंदी पर अमल करते हुए हम कामयाब और कामरान रहेंगे। यहाँ तक कहने के बाद अहमद रुका, फिर कहने लगा, मैंने जो कुछ कहना था कह चुका हूँ। अब आप में से किसी ने कुछ कहना है तो कहे। अहमद की उस तजवीज़ से सारे सालारों ने चूंकि अपनी खुशनुदी और अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार किया था,
इस बिना पर अहमद बेहद खुश हुआ। उसके बाद वो सारे सालारों को लेकर अपने खेमे से निकला और लश्कर की तकसीम को आखिरी शक्ल देने लगा था। दूसरी तरफ सुल्तान मसूद गजनवी का बेटा अमीर मौदूद अभी तक उस जगह से लगभग 30 मील दूर था जहां नए सुल्तान ने पड़ाव कर रखा था कि कुछ मुखबिर सामने की तरफ से आते दिखाई दिए। मौदूद उन्हें पहचान चुका था। अली बिन रबी, अब्दुल रज़ाक और तीसरा बड़ा सालार रईस बिन अब्दुल अजीज जो अमीर मौदूद के साथ था, आने वाले मुखबिरों को पहचान चुके थे। लिहाजा लश्कर को रोक दिया गया। आने वाले मुखबिर तादाद में 3 थे। जब वो मौदूद के करीब आए तब मौदूद ने पहले गहरी निगाह उन पर डाली, फिर अपनायत और मोहब्बत और शफकत के साथ उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, अजीज साथियों, तुम्हारे पास हमारे लिए कोई अच्छी खबर है। इस पर उन तीनों में से एक बोला, अमीर मोहतरम, हम ये तो नहीं जानते ये खबर अच्छी है, बहुत अच्छी है या अच्छी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो हम खबर लेकर आए हैं वो बड़ी अहम है। मौदूद के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, फिर कहने लगा, अगर ये बात है तो रुकते क्यों हो, कहो तुम क्या खबर लेकर आए हो। इस पर वो मुखबिर बोला और कहने लगा, अमीर मोहतरम, बात यह है कि यहाँ से 30 से 35 मील दूर मोहम्मद का पड़ाव है। आप जानते हैं वो मोहम्मद नाबीना है, सारा काम उसका बेटा अहमद कर रहा है। अहमद ही ने आपके वालिद मोहतरम सुल्तान मसूद को मौत के घाट उतारा। उसके पास बहुत बड़ा लश्कर है। आपको नीचा दिखाने के लिए उसने एक जंगी मनसूबाबंदी की है। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबिर दम लेने के लिए रुका तो तेज निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए मौदूद ने पूछ लिया, मेरे अजीज, उसने हमारे खिलाफ क्या मनसूबाबंदी की है। उस पर उस मुखबिर ने अपने होंठों पर जुबान फेरी। उसके बाद वो कह रहा था, अमीर, मनसूबाबंदी यह है कि अहमद ने अपने लश्कर का एक हिस्सा अलहदा करके दाएं जानिब के कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर घात में बिठा दिया है। उस लश्कर की कमानदारी एक छोटे सालार को सौंपी गई है। सारे बड़े सालारों को उसने इसलिए अपने साथ रखा है कि आपके मुखबिरों को यह खबर ना हो जाए कि अहमद के सारे बड़े सालार उसके साथ नहीं हैं, तो ज़रूर कोई लश्कर अलहदा करके घात में बिठा दिया होगा। इस बिना पर सारे बड़े सालारों को उसने अपने साथ रखा है। छोटे सालारों की कमानदारी में लश्कर का एक खासा बड़ा हिस्सा दाएं जानिब कोहिस्तानी सिलसिले में घात में जा चुका है। अब अहमद ये चाहता है कि अपने लश्कर के साथ जब आप उसके सामने पड़ाव करेंगे तो आपकी थकावट से फ़ायदा उठाते हुए वो आप पर हमलावर होने की इब्तदा कर देगा। वो सब ये उम्मीद रखते हैं कि अव्वल तो वो आपको पसपा कर देंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो जो लश्कर उन्होंने घात में बिठा रखा है वो हरकत में आएगा, हमारे लश्कर की पुश्त पर हमलावर होकर हमारी शिकस्त को और अहमद की कामयाबी को यकीनी बनाने की कोशिश करेगा। अमीर मोहतरम, यही वो अहम खबर है जो हम आपके पास लेकर आए हैं। उस मुखबिर की ये सारी गुफ्तगू सुनकर थोड़ी देर तक मौदूद के चेहरे पर तबस्सुम खिलता रहा। फिर उसी तबस्सुम में उसने बारी बारी अपने सारे सालारों की तरफ देखा। आखिर उसकी निगाहें अली बिन रबी पर जम गईं। उसके बाद बड़ी संजीदगी और बड़ी मोहब्बत में उसने अली बिन रबी को मुखातिब करके कहना शुरू किया, अली बिन रबी, मैं जानता हूँ मेरे बाप ने एक तरह से तुम्हें अपने लश्करियों का सालार आला मुकर्रर कर रखा था। मैं ये भी जानता हूँ मेरा बाप लश्कर के मामले में तुम पर एतमाद और भरोसा करता था। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने किस तरह खुलूस, इसार, कुर्बानी और वफादारी के साथ मेरे बाप का साथ दिया। तुम्हारी इन्हीं खिदमात, तुम्हारे इस खुलूस को सामने रखते हुए मैं ये पूछता हूँ, जो कुछ इन मुखबिरों ने कहा है उसके जवाब में तुम क्या मशवरा देते हो। मैं समझता हूँ जो मशवरा तुम दोगे उस पर अगर अमल किया गया तो कामयाबी खुदावंद कुद्दूस हमारे ही कशकोले गदा में डालेगा। अमीर मौदूद जब खामोश हुआ तब अली बिन रबी ने कुछ सोचा, फिर वो अमीर मौदूद की तरफ देखते हुए कहने लगा, अमीर, बात यह है कि आपका चचाजाद अहमद कितनी भी तदबीरें, कैसे ही जंगी मनसूबाबंदी हमारे खिलाफ बिछा ले, हमने तहिया कर रखा है कि हम उसे और उसके सारे सालारों को शिकस्त देकर उनसे सुल्तान मसूद का बदला ज़रूर लेंगे। यहाँ तक कहने के बाद अली बिन रबी रुका, कुछ सोचा और दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ किया। अमीर, बात यह है कि आप अब्दुल रज़ाक और अब्दुल रईस बिन अब्दुल अजीज़ दोनों को अपने साथ रखें। लश्कर का तीसरा हिस्सा मेरे हवाले कर दें। हमारे दुश्मन ने जो अपने लश्कर का एक हिस्सा घात में बिठा रखा है, मैं उसकी तरफ जाऊंगा और देखूंगा वो कैसे घात से निकलकर हम पर हमलावर होता है। जंग की बिसात बिछने से पहले ही खुदावंदे कुद्दूस ने मेरी मदद की तो मैं उसे अपने सामने पिछाड़ कर रख दूंगा और उस लश्कर का खात्मा करने के बाद अपने मोहतरम रब की मदद से मैं उस वक्त कोहिस्तानी सिलसिले से नीचे उतरूंगा जिस वक्त आप दुश्मन के सामने सफारा होंगे। मेरे इस तरह मैदान में उतरने की वजह से दुश्मन ये समझेगा कि आपका कोई और लश्कर इन कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर सरगर्दा है, और दूसरी बात यह भी उनकी समझ में आ जाएगी कि जिस समत से मैं नमूदार हुआ हूँ उसी समत में उनका एक लश्कर घात में था। लिहाजा वो समझ जाएंगे कि उनका जो लश्कर घात में था उसका खात्मा कर दिया गया है।
اس کا خاتمہ کرنے کے بعد کوہستانی سلسلے سے میں نیچے اتر رہا ہوں۔ جب یہ صورتحال ہمارے دشمن کے سامنے آئے گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دشمن کے سارے ولولے، سارے جوش مارنے والے جذبے خود بخود ٹھنڈے اور منجمد ہو کر رہ جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربی رکا، اس کے بعد کہنے لگا، امیر محترم، یہ جو 3 مخبر اہم خبر لے آئے ہیں، ان میں سے 2 کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، ایک کو میرے حوالے کر دیں، یہ میری رہنمائی کرے گا۔ اب جو مزید میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لشکر کو تھوڑا سا آگے جا کر پڑاؤ کر لینا چاہیے، لشکر کو آرام کرنے اور سستانے کا موقع فراہم کرنا چاہیے، تاکہ جس وقت ہمارا لشکر دشمن کے سامنے جائے تو ہمارے لشکری ہمارے سالار تازہ دم ہو، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں۔ اس کے علاوہ جہاں پڑاؤ کیا جائے گا وہیں سے اپنے لشکری کو آرام کرانے کے بعد میں ایک مخبر کی رہنمائی میں کوہستانی سلسلے میں گھس جاؤں گا اور اس لشکر کا رخ کروں گا جسے احمد نے ہماری شکست کو یقینی بنانے کے لیے گھات میں بٹھا رکھا ہے۔ پھر دیکھیے گا رزم گاہ کے اندر کیا انقلاب اور کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ مودود کے علاوہ سارے سالاروں نے علی بن ربی کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا لشکر نے پھر پیش قدمی شروع کی اور ایک مناسب جگہ جا کر مودود نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ وہاں لشکر کے کھانے کے علاوہ لشکر کے آرام کرنے کا اہتمام کیا جانے لگا تھا۔ لشکر میں چونکہ لشکریوں اور سالاروں کے اہل خانہ بھی تھے، لہٰذا رات کو لشکر کا ایک حصہ جاگنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا تاکہ دشمن شب خون نہ مار سکے۔ چنانچہ جب خیمے نصب کر دیے گئے تب علی بن ربی اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے کے اندر راحیل اسی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ خیمے کے اندر 2 صاف ستھرے بستر لگا رکھے تھے۔ آگے بڑھ کر علی بن ربی راحیل کے سامنے بیٹھ گیا، کچھ دیر تک راحیل کو دیکھتا رہا۔ راحیل مسکراتی رہی، پھر علی بن ربی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ مجھے اس طرح غور اور حیرت سے دیکھ رہے ہیں جیسے اس سے پہلے میری آپ کی شناسائی ہی نہ ہو، میرا آپ کا تعلق ہی نہ ہو۔ راحیل کے ان الفاظ پر علی بن ربی کھلکھلا کر ہنس دیا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، راحیل ایسی بات نہیں ہے، تمہاری شخصیت ہی ایسی ہے کہ جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں پہلی بار تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس پر راحیل مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں اب آپ کی بیوی ہوں، ایک ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی خدمت کرنا جانتی ہے۔ میری شخصیت اور میرے چہرے کی ساری خوبصورتی اور میری رعنائیاں آپ کے لیے ہیں، پھر بھی مجھے اجنبی خیال کرتے ہیں۔ علی بن ربی پھر مسکرا دیا، کہنے لگا، نہیں راحیل، وہ تو میں مذاق کر رہا تھا، دراصل میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خیمے میں زندگی بسر کرنے کا تمہارا پہلا موقع ہے، کہیں تم اسے اپنے لیے پریشانی یا مصیبت کا باعث تو نہیں سمجھ رہی ہو۔ علی بن ربی کے ان الفاظ پر راحیل سنجیدہ ہو گئی، پھر کہنے لگی، یہ آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، بیوی بھی ایسی جس نے شادی سے پہلے آپ سے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ آندھی ہو، طوفان ہو، جھونپڑا ہو، میدان ہو، کوہستانی سلسلہ ہو، بیابانی ہو، جہاں کہیں بھی آپ مجھے رکھیں گے، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے میں سمجھوں گی مجھے دنیا بھر کی نعمتیں میسر ہیں۔ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ دیکھیں گے میں کسی قسم کا شکوہ شکایت اپنی زبان پر نہیں لاؤں گی۔ جس طرح کی زندگی میں نے آپ کے ساتھ شروع کر رکھی ہے، میں ایسی ہی زندگی کی خواہش مند تھی۔ مجھے یہ بھی تسلی ہے کہ میرا بھائی بھی لشکر میں شامل ہو چکا ہے اور وہ اپنی بیوی ہبا کے ہمراہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے راحیل کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ روبیل اور ہبا، عبدالرزاق اور مارا چاروں خیمے میں داخل ہوئے تھے۔ چاروں مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور خیمے میں جو بستر لگے ہوئے تھے ان پر بیٹھ گئے۔ گفتگو کا آغاز علی بن ربی نے کیا اور آنے والے چاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم چاروں کی آمد سے پہلے میں راحیل سے خیمے کی زندگی سے متعلق گفتگو کر رہا تھا کہ یہ خیمے کی زندگی کی عادی نہیں ہے، کہیں گھبرا تو نہیں گئی، اور یہ کہہ رہی تھی کہ اصل زندگی تو یہی خیمے کی ہے، حویلی میں زندگی بسر کرتے ہوئے یکسانیت کا شکار ہو گئی تھی۔ اب تم چاروں آ گئے ہو تو جو صورتحال پیش آ رہی ہے اس سے عبدالرزاق نے آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا ہوگا۔ علی بن ربی کے ان الفاظ پر روبیل بولا اور کہنے لگا، بھائی آپ کا اندازہ درست ہے، بھائی عبدالرزاق ہمیں بتا چکے ہیں کہ آج رات آپ اپنے خیمے میں آرام کریں گے اور جس وقت لشکر یہاں سے کوچ کرے گا تب آپ اپنی کسی نئی مہم پر جائیں گے۔ اس پر راحیل چونک سی پڑی تھی، غور سے علی بن ربی کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ علی بن ربی نے اس کے چہرے کا اندازہ لگا لیا تھا، لہٰذا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، راحیل تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر تک کھانا آنے والا ہے، پہلے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد جو مہم مجھے پیش ہے اس کی تفصیل میں تمہیں بتاؤں گا۔ راحیل مطمئن ہو گئی، تھوڑی دیر تک کھانا آ گیا، لہٰذا سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ امیر مودود نے اپنے لشکر کو ایک رات اور ایک دن مکمل طور پر آرام اور سستانے کا موقع فراہم کیا اور اگلی شب کو پڑاؤ ختم کر دیا گیا۔
खेमे उखेड़ दिए गए। जब रात गहरी हो गई तब आने वाले 3 मुखबिरों में से 2 के साथ अमीर मौदूद लश्कर के 2 हिस्से लेकर आगे बढ़ा था और एक मुखबिर की रहनुमाई में अली बिन रबी लश्कर का तीसरा हिस्सा लेकर बाएं जानिब के कोहिस्तानी सिलसिलों में गायब हो गया था। नए सुल्तान मोहम्मद के बेटे अहमद का वो लश्कर जिसे उसने घात में बिठा रखा था ताकि जंग के दौरान वो मौदूद के लश्कर की पुष्ट की तरफ से हमलावर हो, बिल्कुल मुतमईन और आसूदा था, क्योंकि वो लोग कोहिस्तानी सिलसिले के पुष्टी हिस्से में घात लगाए हुए थे। लिहाजा वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि अचानक उन पर कोई हमलावर भी हो सकता है। दूसरी तरफ अली बिन रबी और अमीर मौदूद सलाह मशवरा करने के बाद एक मुनासिब रफ्तार से पेशकदमी कर रहे थे। अली बिन रबी उस वक्त घात में बैठे लश्कर के करीब पहुंचा जिस वक्त दूर मशरिक से सूरज अपने सुर्ख चेहरे से धरती से ताक झांक करने लगा था। अली बिन रबी अपनी पूरी तैयारी और तरतीब के साथ वहां पहुंचा था। जो ही रहबरी करने वाले मुखबिर ने यह इत्तला दी कि घात में बैठने वाला लश्कर बिल्कुल सामने और नज़दीक है, तब अली बिन रबी अपने लश्कर को भागते वक्त के पासबानों की तरह हरकत में लाया। होलनाक मुखालफत के पेचोताब में जिंदगी का सकून छीन लेने वाले कुदरत के एहतसाब की तरह आगे बढ़ा। फिर वो अहमद के घात में बिठाए लश्कर पर हमलावर हो गया था। जवाबी कार्रवाई करते हुए घात में बैठा हुआ लश्कर भी खौफ फैलाते बगोलों की तरह हरकत में आया, लेकिन उस वक्त तक अली बिन रबी ने घात में बैठे लश्कर को इस तरह दबोच लिया था जैसे कोई शाहीन अपने पंजों में बेबस फाख्ता को दबोचकर अपने सामने मजबूर करके रख देता है। यही हालत घात में बैठे हुए उस लश्कर की भी थी। अपने तेज हमलों से अली बिन रबी ने घात में बैठे उन लश्करियों को दम नहीं लेने दिया। जिस वक्त वो जवाबी कार्रवाई करके हरकत में आए थे उस वक्त तक अली बिन रबी ने काफ़ी हद तक उनकी तादाद कम कर दी थी। उसके बाद वो मजीद बिफर गया और घात में बैठे उस लश्कर पर 2 अतराफ से वो फिराक और हिजर के दुख, इन्हतात और जवाल तारी करते अनदेखे अंदेशों की तरह बड़ी तेजी से छाना शुरू हो गया था। बहुत जल्द घात में बैठे उस लश्कर की हालत अली बिन रबी के सामने बिस्तर को तरसते थके हारे स्याहों, हरारत को तरसते ठिठरते इंसानों, तीरों को तरसते शिकारियों, मंजिल के निशानात को तरसते मुसाफिरों और ताबीर को तरसते ख्वाबों से भी ज़्यादा अबतर होना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि अली बिन रबी ने उस सारे लश्करियों को कोहिस्तानी सिलसिले में घेर कर उनका खात्मा कर दिया था और जिस कदर उनके पास सामान था उस सारे सामान पर उसने कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ अमीर मौदूद अहमद के लश्कर के सामने उस वक्त आया जिस वक्त धूप चढ़ चुकी थी। उस वक्त तक घात में बैठे लश्कर से इब्न रबी मुकम्मल तौर पर निबट चुका था। चुनाचे मौदूद के लश्कर को देखते ही अहमद ने अपने लश्कर को सफ़ें दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया था। चुनाचे उसके हुक्म पर उसके लश्कर में बड़े बड़े तबल और दफ़ें बज उठी थी। अहमद ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। वस्ती हिस्से में वो खुद रहा, अपने साथ उसने नात को रखा। दूसरे हिस्से की कमानदारी सुलेमान बिन यूसुफ के पास थी, रामदेव उसकी नियाबत कर रहा था। तीसरा लश्कर अली खिशावंद की कमानदारी में था और तोलक उसके नायब की हैसियत से काम कर रहा था। अहमद और उसके सालारों ने जब देखा कि उसके मुकाबले में मौदूद के लश्कर की तादाद बहुत कम है तो उन्होंने बेहद खुशी का इजहार किया। वो ये ख्याल करने लगे थे कि इतने से लश्कर को तो वो लम्हों के अंदर खंगाल कर रख देंगे, इस तरह अपनी कामयाबी और फतहमंदी को यकीनी बना लेंगे। लेकिन उसी वक्त उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब दाएं जानिब के कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर से अली बिन रबी अपने हिस्से के लश्कर के साथ नमूदार हुआ और उसने कोहिस्तानी सिलसिले से नीचे उतरना शुरू किया था। जिस वक्त यह हादसा हुआ था उस वक्त अहमद अपने सारे सालारों के साथ अपने लश्कर के आगे खड़ा था। कुछ देर तक कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर से उतरने वाले लश्कर की तरफ वो गौर से देखता रहा, फिर अपने सालारों को मुखातिब करके कहने लगा, ये जो लश्कर हमारे दाएं जानिब कोहिस्तानी सिलसिले से उतर रहा है ये कम अज़ कम हमारा वो लश्कर तो नहीं है जिसे हमने घात में बिठाया था। अगर ये हमारा लश्कर नहीं है तो फिर इससे 2 बातें सामने आ सकती हैं। पहली ये कि ये मौदूद का लश्कर है, गोया मौदूद 2 मुख्तलिफ समतों से हमारे सामने आने की मनसूबाबंदी कर चुका है, और अगर ये मौदूद का लश्कर है तो जिस समत से आया है उसी समत में हमारे एक लश्कर ने घात लगाई थी। अगर ये लश्कर सही सलामत उतर रहा है तो फिर इसका दूसरा नतीजा ये निकलता है कि कोहिस्तानी सिलसिले से उतरने वाले इस लश्कर ने हमारे लश्कर का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया होगा। अगर ऐसा ना होता तो इस कदर बेबाकी और इस कदर सुकून के साथ ये लश्कर कोहिस्तानी सिलसिले से नीचे ना उतरता। यहाँ तक कहने के बाद अहमद रुका। कुछ देर खामोशी रही, यहाँ तक कि अहमद चौंक उठा और कहने लगा, वो देखो कोहिस्तानी सिलसिले से उतरने वाला वो लश्कर मौदूद के लश्कर का रुख कर रहा है। उस मौके पर अली खिशावंद घबराहट और फिक्रमंदी में चौंक उठा। यह लश्कर वाकई मौदूद का है।
اس لیے کہ جو لشکر کوہستانی سلسلے سے اتر رہا ہے اس کے سامنے اس لشکر کا جو سالار ہے اسے غور سے دیکھو، میں اسے پہچان چکا ہوں، وہ علی بن ربی ہے۔ علی بن ربی کا نام سن کر احمد ہی نہیں اس کے سالاروں پر بھی کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ لہٰذا علی خشاون کے اس انکشاف میں احمد بولا اور کہنے لگا، اس کا مطلب ہے یہ علی بن ربی گھات میں بیٹھے ہمارے لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد کوہستانی سلسلے سے اترا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے لشکریوں تک یہ خبر نہیں پہنچنی چاہیے کہ جس لشکر کو ہم نے گھات میں بٹھایا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے احمد کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ ایک طرف سے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا آیا، گھبراہٹ اور فکر مندی میں کہنے لگا، ہمارا جو لشکر گھاٹی میں تھا میں اسی سے بچ کر آیا ہوں۔ صبح سویرے علی بن ربی لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اس پر حملہ ور ہوا اور تقریباً سارے لشکریوں کا خاتمہ کر دیا۔ میں اور میرے چند ساتھی بڑی مشکل سے کوہستانوں کی بھول بھلائیوں سے ہوتے ہوئے اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ احمد کا رنگ اس موقع پر پیلا ہو گیا تھا۔ پھر وہ سارے سالاروں اور آنے والے اس شخص کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کسی لشکری پر بھی یہ بات عیاں نہیں ہونی چاہیے کہ جو لشکر ہم نے گھات میں بٹھایا تھا اس پر علی بن ربی حملہ ور ہوا اور مکمل طور پر ان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یاد رکھنا ہمارے لشکر میں بددلی پھیل جائے گی، اور اگر بددلی پھیلے گی تو شکست ہمارا مقدر بن جائے گی۔ آنے والے مخبر اور سارے سالاروں نے اس سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا صفوں کو آخری شکل دینے کے بعد سارے سالار اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے چلے گئے تھے۔ دوسری سمت علی بن ربی جب اپنے لشکر کے پاس آیا اور اس نے یہ خبر دی کہ دشمن کا جو لشکر گھات میں بیٹھا ہوا تھا اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے، تب امیر مودود اور دوسرے سالاروں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ لشکریوں کے اندر بھی ایک جذبہ اور ولولہ پھیل گیا تھا۔ اتنی دیر تک لشکر کے پیچھے پڑاؤ قائم کر دیا گیا تھا جس میں عورتوں اور لشکریوں کے اہل خانہ کو منتقل کر دیا گیا تھا۔ لشکر کا ایک چھوٹا سا حصہ ان کی حفاظت پر مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد لشکر کی ترتیب کو آخری شکل دی جانے لگی تھی۔ خود امیر مودود وسطی حصے میں رہا، اپنے ساتھ اس نے عبد الرئیس بن عبد العزیز کو اور دائیں حصے کی کمانداری علی بن ربی کو اور بائیں حصے کی کمانداری عبد الرزاق کو سونپی گئی تھی۔ اب امیر مودود علی بن ربی اور عبد الرزاق اپنے دشمن کے حرکت میں آنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد احمد نے جنگ کی ابتدا کی۔ اپنے لشکر کو اس نے جھلسا دینے والے بگولوں کی طرح آگے بڑھایا، پھر وہ امیر مودود کے لشکر پر حملہ ور ہو گیا تھا۔ جوابی کارروائی کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے لشکر کے وسطی حصے کے ساتھ امیر مودود خود حرکت میں آیا۔ اس نے بھی اپنے لشکر کو آگے بڑھایا، پھر وہ احمد کے لشکر پر حملہ ور ہو گیا تھا۔ امیر مودود کے بعد علی بن ربی نے بھی اپنے لشکر کو ستم کی برسات کی طرح آگے بڑھایا، پھر وہ احمد کے لشکر پر خونی لمحوں کی کہانیوں کی طرح حملہ ور ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عبد الرزاق بھی حرکت میں آ چکا تھا اور وہ بھی احمد کے لشکر پر مرگ کے مناظر کھڑے کرتی کرب کی صدیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اس طرح کوہستانی سلسلوں کے اندر دکھوں کی آنچ، جسم و جان کا کرب، موت کے دائمی عذاب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وقت کی بساط میں ہر کوئی نفرت کے رنگ بھرنے لگا تھا۔ تمدن کی روحیں ریزہ ریزہ کر دینے والے زخموں کا شکار ہونے لگی تھی۔ جس وقت دونوں لشکر بری طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، اس موقع پر امیر مودود کے مخبروں نے ایک زبردست کام کیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح دشمن کے پڑاؤ اور لشکر کے پچھلے حصے میں گھس کر یہ خبریں پھیلانے میں کامیاب ہو گئے کہ احمد نے اپنے لشکر کا جو ایک حصہ کوہستانی سلسلوں کے پیچھے گھات میں بٹھایا تھا تاکہ مودود کے لشکر کی پشت پر حملہ ور ہو کر اپنی فتح مندی کو یقینی بنائے، اس کا علی بن ربی نے مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے، اور علی بن ربی اس لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد مودود سے آ ملا ہے۔ دوسری خبر انہوں نے یہ بھی پھیلا دی کہ جو لشکر اس وقت امیر مودود کا رن میں ٹکرایا ہے، اس کے پاس صرف یہی لشکر نہیں بلکہ اس کے پیچھے پیچھے اس کی رسد اور کمک کے طور پر ایک اور بڑا لشکر آ رہا ہے جو کسی بھی لمحہ پہلو یا پشت کی جانب سے احمد کے لشکر پر حملہ ور ہو سکتا ہے۔ یہ افواہیں جب احمد کے لشکر میں پھیلنا شروع ہوئی تو پھر احمد کے لشکر کے اندر اس صورتحال میں لشکر کی حالت بڑی تیزی سے رات کی تاریکیوں میں رقص کرتی موت اور نیستی کے لامتناہی سلسلوں، راحت اور اطمینان سے محروم کر کے ہر شے کے احساس ذات کی گہرائیوں میں گھس جانے والے اندھی سوزش و اضطراب اور دھواں دھواں شام میں روٹھی تمناؤں کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ احمد کے لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ امیر مودود نے اپنے سالاروں اور لشکر کے ساتھ سرابوں کی پیاس اور خوف و ہراس کے سناٹوں کی طرح کچھ دور تک تعاقب کر کے انہیں مزید موت اور مرگ کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد مودود اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ لوٹا جہاں اس کا پڑاؤ تھا۔
अहमद शिकस्त उठाने के बाद अपनी हर शय वहीं छोड़ गया था, लिहाजा उसके लश्कर के पड़ाव पर कब्जा कर लिया गया। उस मौके पर मौदूद ने यह ख्याल नहीं किया कि जंग के दौरान कौन मारा गया, कौन गिरफ्तार हुआ। सबसे पहले जंग में काम आने वाले अपने लश्करियों की तदफीन का एहतमाम किया। उसके बाद जख्मियों की खूब देखभाल की गई। उस सारे काम से निपटने के बाद उसने अपने सारे सालारों को एक जगह जमा किया। जब सारे सालार अमीर मौदूद के सामने जमा हो गए, तब सबसे पहले मौदूद ने अपने सालारों और अपने लश्करियों को उस शानदार फतह पर मुबारकबाद दी। उसके बाद बड़े कैदियों को पेश करने का हुक्म दिया। उस टकराव के दौरान मौदूद का चचा सुल्तान मोहम्मद मारा जा चुका था। बहरहाल मौर्रखीन के मुताबिक जिन बड़े सालारों को कैदी और असीर की हैसियत से मौदूद के सामने पेश किया गया, उनमें तोशगीन बल्खी, अली खिशावंद का बेटा अबू अली सुलेमान बिन यूसुफ, नए सुल्तान मोहम्मद का बेटा अहमद और अब्दुल रहीम शामिल थे। मौदूद ने खा जाने वाली निगाहों से पहले सबका जायजा लिया, फिर अपने करीब बैठे अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, अली बिन रबी, बाकी लोगों का भी कुछ पता चला? इस पर अली बिन रबी ने एक लंबा सांस लिया, फिर कहने लगा, अमीर, बात यह है कि अली खिशावंद, नास, तोलक, रामदेव और कुछ दूसरे सालार भागने में कामयाब हो चुके हैं। अबू अली खिशावंद आपके सामने है, बड़ा साजिशी है। सुलेमान बिन यूसुफ भी आपके सामने खड़ा है। तोशगीन बल्खी बाद में इन साजिशियों के साथ शामिल हुआ था, वो भी आपके सामने है। मौदूद अब एक तरह से सुल्तान हो चुका था। कुछ देर गहरी सोचों में डूबा रहा, फिर उसने अली खिशावंद के बेटे अबू अली, सुलेमान बिन यूसुफ और नए सुल्तान मोहम्मद के सारे बेटों को कत्ल करने का हुक्म दिया। 2 बेटे बच गए थे। उसके अलावा 4 सालार भी भागने में कामयाब हो गए थे। भागने वाले सालारों में एक नाथ, दूसरा तोलक, तीसरा अली खिशावंद, चौथा रामदेव था। बचने वाले बेटों में एक का नाम नामी था, जो बागी सालारों के साथ भाग गया था। वो अली खिशावंद का ही एक तरह से दस्ते राज था, और दूसरा बचने वाला बेटा अब्दुल रहीम था, जिसे मौदूद ने कत्ल ना किया था। उसकी वजह यह थी कि मौर्रखीन लिखते हैं, अब्दुल रहीम को कत्ल ना करने की वजह यह थी कि सुल्तान मसूद के अहदे असीरी में एक बार अब्दुल रहीम अपने भाई अब्दुल रहमान के साथ सुल्तान मसूद को देखने कैद खाने में गया। अब्दुल रहमान ने सुल्तान मसूद को देखते ही ये जुमला कसा कि अब ये सर ताज शाही के काबिल नहीं रहा, और फिर मसूद के सर से टोपी उतार ली। अब्दुल रहीम ने अपने भाई की उस नाशाइस्ता हरकत पर उसे बहुत डांटा और उसके हाथ से टोपी छीनकर चचा के सर पर रख दी। उस वजह से जब उन सारे हालात की खबर मौदूद को हुई, तो उसने अब्दुल रहीम की इज्जत अफजाई की, उसे अपने साथ रखा, उसे कत्ल नहीं किया, बल्कि मरने वाले सुल्तान मसूद की इज्जत करने की वजह से मौदूद ने अब्दुल रहीम की भी इज्जत की थी। जब बागियों का खात्मा किया जा चुका, तब मौर्रखीन लिखते हैं कि जिस जगह ये जंग हुई थी, वहाँ नए सुल्तान मौदूद ने एक नया छोटा शहर आबाद किया, जिसका नाम फतहाबाद रखा गया। साथ ही उस जगह मौर्रखीन के मुताबिक सुल्तान मौदूद ने एक शानदार सराय भी मुसाफिरों के लिए तामीर करने का हुक्म दिया था। ये सराय सुल्तान मौदूद की मौजूदगी ही में तैयार हो गई थी।